जय हिंद गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव आपके लिए प्रॉपर क्लासेस ला रहा है। सारी क्लासेस मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीएस की। तो सभी लोग भी प्रॉपर क्लासेस लीजिए, रेगुलर रहिए। मैथ्स के 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काफ़ी दिग्गज टीचर्स हैं, काफ़ी एग्जाम्स क्रैक किए हैं। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो सारा कॉम्बिनेशन बना के रखा गया है उसी प्रकार से जीएस का, इंग्लिश का, तो सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग रेगुलर हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और सबसे पहले क्या करें कि हमारे यूसी लाइव के जो टेलीग्राम चैनल है यूसी लाइव का, उसमें जुड़ जाएं। यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ पे जाइए, यूसी लाइव टाइप करिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाओ हमारे। ठीक है, यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का एक फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और भी बहुत कुछ मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। अब आते हैं आज के टॉपिक में। तो सबको जैसे कि पता है, वर्ब चल रही है। वर्ब का कल मैंने बेसिक पढ़ा दिया था, वर्ब को बोलते क्या है वो भी मैंने बता दिया था। देखो, वर्ब के बिना हमारी इंग्लिश अधूरी है। अगर इंग्लिश में जो सबसे मेन है, इसको हार्ट बोल सकते हो। इंग्लिश का हार्ट जो है, या इसे ऑक्सीजन बोल सकते हो। इंग्लिश का ऑक्सीजन भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन निकाल दो हमारे मनुष्य के जीव मतलब हमारे समाज से, हमारे पर्यावरण से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। उससे अगर हमारे शरीर से हार्ट को निकाल दिया जाएगा तो कोई बचेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से वर्ब को अगर निकाल सॉरी इसी प्रकार से अगर वर्ब को निकाल दिया जाए तो कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। सेंटेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वर्ब ना आएगी तो सेंटेंस कभी भी पूरा बन ही नहीं सकता। बिना वर्ब के सारे सेंटेंसेज अधूरे। इसकी डिफिनेशन वगैरह, इसके टाइप्स वगैरह मैंने कल बताया था। डिफिनेशन में मैंने बताया था कि वर्ब एक बीइंग वर्ब होती है, डूइंग वर्ड होता है, एक एक्शन बताता है, टाइम बताता है, स्टेट बताता है। उसके बाद मैंने टाइप्स बताए थे, 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था। और हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसे प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हो, एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर मेन वर्ब में मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट। एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट। 2 चीज़ें मैंने मेन वर्ब में बताई। क्या बताया? एक फाइनाइट मेन वर्ब बताया, एक क्या बताया, नॉन फाइनाइट मेन वर्ब बताया। उसके बाद मैंने फाइनाइट को भी अलग अलग उसके बाद मैंने क्या किया, फाइनाइट को अलग अलग डिवाइड किया। फाइनाइट में क्या होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट में क्या होता है, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। तो उसी के आगे आज क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में चलेंगे। तो आते हैं पहले डिफिनेशन में। अगर उसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने क्या बताया, आ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट इज यूज टू शो, जो शो करता है एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज की अवस्था को बताएगा या किसी कार्य के होने को बताएगा। कार्य करने या होने की अवस्था को जो बताएगा उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब की अगर हिंदी की बात करें तो वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रिया। क्या बोलोगे? वर्ब की अगर हिंदी बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्लियर है? और ये क्रिया का मतलब होता है किसी काम को किया कि नहीं किया, मतलब एक्शन। कोई भी एक्शन होगी उसकी अवस्था को जो बताएगा, काम करने या होने के बारे में जो बताएगा, उसे वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? और देखो आगे क्या बताया गया, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। अब देखो इसमें बताया गया है कि सारे सेंटेंसेज में क्या होना जरूरी है। तो ये भी चीज मैं बता दूं कि सारे सेंटेंस में इसमें बताया गया कि वर्ब होना जरूरी है। अगर मैं बोलता राम ऑनेस्ट, क्या ये सही था? मैंने एक सेंटेंस बोला राम ऑनेस्ट, क्या ये सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने बोला राम ऑनेस्ट,
क्या ये सही है? राम ऑनेस्ट सही है? जल्दी से बताओ। दूसरा मैंने सेंटेंस बोला राम इज ऑनेस्ट, दूसरा मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट। पहला मैंने बोला राम ऑनेस्ट, दूसरा मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट। अब देखो राम तो ये सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव। क्लियर है? क्या ये यहाँ पे वर्ब आई और बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है, मतलब लॉजिकल होगा ही नहीं। दूसरे में देखो इज क्या थी? इज वर्ब थी, और जब वर्ब आ जाएगा तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अगर मैं बोलता आई अ बुक, अब देखो यहाँ पे आई था सब्जेक्ट और आ बुक क्या था? ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं था तब भी सेंटेंस कंप्लीट था, वर्ब थी। क्लियर है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है? वर्ब। वर्ब अगर होगा तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे मैंने बोला आई अ बुक, रॉन्ग हो गया। अगर इसको सही करोगे तो क्या करोगे? आई हैव अ बुक। जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हो गया? उसमें बताया क्या गया था? उसमें यही बताया गया था कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? वर्ब जरूरी है। अब यहाँ पे आ गया एवरी। अगर यहाँ पे आ गया एवरी तो चलो मैं थोड़ा एवरी को एक्सप्लेन कर दूं, एवरी क्या होता है। तो अगर एवरी की बात करेंगे तो एवरी में सबसे पहले तो एवरी के बारे में पता होना चाहिए। देखो अगर एवरी के बारे में मैं बताऊं तो एवरी का पेयर एक और शब्द आता है ईच। ईच और एवरी दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, ग्रामर में। ठीक है? जो एवरी होता है वो किसकी बात करता है? वो एक ग्रुप की बात करता है, एक समूह की बात करता है, अगर किसी समूह से कोई चीज ली जाए। और जो एवरी जो होता है वो मोर देन टू की बात करता है, दो से ज्यादा की। अगर दो से ज्यादा चीजें हैं किसी समूह में तो वहां एवरी आ सकता है। लेकिन अगर ईच की बात करें, किसकी बात करें? ईच की बात करें तो ईच किसी इंडिविजुअल की बात करता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात करता है। क्लियर है? और ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। ईच का जो प्रयोग है वो दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। तो ये सबको पता होना चाहिए। सभी लोग नोट कर लो, जिसको समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो। क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, ऐसी क्लासेस तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट थोड़ा बताते हैं। अगर पेपर में एवरी आ जाए या ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, उनके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो वो नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। इस कंडीशन में जो ये दोनों होंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। क्योंकि किसी नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। और जो ईच होता है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जो ईच है वो प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन जो एवरी है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो ये भी काम की चीज़ है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर कोई नाउन आ जाए ईच या एवरी के बाद तो वो नाउन सिंगुलर रहता है और उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या रहती है? सिंगुलर। ईच एवरी के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो नाउन हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर। और उसके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर रहती है। ईच एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है और वर्ब भी हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर। अब इसी नियम को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने बताया ईच प्रोनाउन भी होता है। जब ईच प्रोनाउन भी होता है, जब ईच प्रोनाउन भी होता है तो तुम्हें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मैं आगे बताता हूँ। ईच जब प्रोनाउन भी होता है तो ईच को ऑफ से जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ऑफ से। और मैंने बताया था एवरी तो प्रोनाउन होता ही नहीं है, तो एवरी को कभी किससे नहीं जोड़ा जा सकता? ऑफ से। अगर पेपर में एवरी को ऑफ से जोड़ा जाएगा तो उसे किससे रिप्लेस किया जाएगा? एनी से। एनी से रिप्लेस किया जाएगा। किससे रिप्लेस किया जाएगा? एनी से। अब बात करते हैं ईच। ईच को अगर ऑफ से जोड़ दिया जाए तो उसके बाद नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। जो ये नाउन या प्रोनाउन आएगा कैसा आएगा? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से बताओ, ईच के को ऑफ से जोड़ दिया जाएगा तो नाउन प्रोनाउन कैसा आएगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो। अगर ईच या एवरी को किससे जोड़ दिया जाएगा? ऑफ से जोड़ दिया जाएगा। तो एवरी के साथ ऑफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि एवरी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं होता।
सॉरी प्रोनाउन नहीं होता और एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन होना जरूरी है। लेकिन ईच तो प्रोनाउन भी होता है, उसको जब आपसे जोड़ा जाएगा तो नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया। एनी के साथ भी यही होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये खत्म कर दो। अब एनी के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑफ से जुड़ा होगा तो वो प्लूरल होगा। और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, वर्ब जो होगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो लाइक के बटन दबा दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे। अब एक चीज़ और आगे बताते हैं। ईच एक जगह प्लूरल वर्ब भी लेता है, कब लेता है, एक जगह प्लूरल वर्ब भी लेता है, कब लेता है वो भी मैं बताता हूँ। अगर ईच से पहले कोई प्रोनाउन आ जाए या नाउन आ जाए, ईच से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ईच प्लूरल वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल। ये बताओ ये नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो भी क्या रहता है, प्लूरल रहता है। ईच से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो मेन सब्जेक्ट तो यही है, मेन सब्जेक्ट तो यही नाउन प्रोनाउन है, तो वो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। क्लियर है, ईच का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है। जल्दी से बताओ ईच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूँ, वर्ब में चलता हूँ। और देखो वर्ब में आगे और चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मैंने क्या बताया था, वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज टू शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या होती है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़ का क्या शो करता है, एक्शन शो करता है या किसी काम का होना शो करता है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। मैंने ये भी बताया था कि हर सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, एक वर्ब होना जरूरी है। द वर्ब इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। जो वर्ब होता है किसी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये भी मैंने बताया था। इन अ सेंटेंस अ वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो किसको कनेक्ट करती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती है। क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज और है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया जाता है तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट। एक जो डायरेक्ट रिलेशन बता देते हैं, एक जो इनडायरेक्ट रिलेशन बताते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब वर्ब को यूज कैसे किया जाता है तो आगे ये चीजें बताई हैं। अ वर्ब कैन बी जस्ट अ वर्ड। जो वर्ब होती है एक शब्द हो सकता है, एक शब्द की भी वर्ब हो सकती है। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, राम ईट्स फूड। अब देखो यहाँ पे वर्ब एक सब्जेक्ट की है, अगर एक अक्षर की है, मतलब एक शब्द की है। आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर। यहाँ पे एम आया तो एम भी एक शब्द का है। तो जो वर्ब होती है वो एक शब्द की भी हो सकती है। इसी प्रकार से सेंटेंस में एग्जाम्पल भी दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस में, एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है, चलो ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सी सेंट अ गिफ्ट फॉर मी ऑन माई बर्थडे। तो ये सेंट क्या है, सेंट एक शब्द का है तो ये एक शब्द का वर्ब हो गई। लेफ्ट आ गया यहाँ पे, दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली। क्लियर हो गया। तो जो वर्ब है एक शब्द की हो सकती है, एक से ज़्यादा शब्द की हो सकती है, ये आगे बताया जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग, सॉरी, आई एम टीचिंग राइट नाउ। मैंने अगला लिखा आई एम टीचिंग राइट नाउ। अब देखो एम टीचिंग क्या हुआ, जल्दी से बताओ एम टीचिंग क्या हुआ। एम एक हो गया और ये टीचिंग दो हो गया। तो जो वर्ब है कैन बी मोर देन वन वर्ड, एक शब्द से ज़्यादा की भी हो सकती। जो वर्ब है एक शब्द से ज़्यादा की भी हो सकती, एक शब्द की वर्ब हो सकती। ये बात अलग है कि जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे टीचिंग जो है जो वो मेन वर्ब है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो हैं तो दोनों वर्ब ही ना, तो वर्ब एक शब्द की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा की भी हो सकती है। क्वेश्चन भी लिखा है, राजीव इज वॉशिंग हिज क्लॉथ। राजीव अपने कपड़े धो रहा है। क्लियर है, इज भी वर्ब है, वॉशिंग भी है। यू हैव ब्रोकन माई ड्रीम्स, तुमने हमारे सपने तोड़ दिए। क्लियर है, तो हैव भी वर्ब है और ब्रोकन भी वर्ब है। तो ये सबको समझ में आया कि वर्ब एक शब्द की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा की भी हो सकती है। अब आगे
चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है कि आ वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होती है वो क्या करती है, जो वर्ब होती है किसी सब्जेक्ट को किससे जोड़ती है, ऑब्जेक्ट से जोड़ती है। तो सीक्वेंस भी तुम्हें पता होगा, ऐसे ही बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई वर्ब होती है वो इंग्लिश की हार्ट होती है, और वो क्या करती है, किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती है। जैसे मैं बोलता आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे प्ले आया, प्ले क्या था, वर्ब, आई क्या था, आई सब्जेक्ट था, फुटबॉल क्या था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई और फुटबॉल को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्ले। तो प्ले क्या हुई, वर्ब। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देगा, जोड़ देगा, उसे मैं क्या बोलूँगा, वर्ब। जैसे एग्जाम्पल लिखा, माई ड्राइवर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट। जो मेरा ड्राइवर है वो कार बहुत तेज चलाता है। तो जो माई ड्राइवर है वो क्या है, सब्जेक्ट, द कार क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। वेरी फास्ट जो एडवर्ब फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। माई ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट, और द कार क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में क्या आया, वर्ब। तो ड्राइवर को कार से कौन कनेक्ट कर रहा है, वर्ब कनेक्ट कर रही है। तो जो कनेक्ट करेगा उसे क्या बोला जाता है, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा उसे वर्ब भी बोलते हैं। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, तो तुम्हें पता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब होनी चाहिए, जैसे इसमें लिखा भी है, अ वर्ब मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। कुछ क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, कुछ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं होता है, हो सकता है तो हो सकता तो हमेशा है, लेकिन कभी कभी नहीं होता तो वो भी सही है। द सन शाइन्स, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इट इज़ रेनिंग, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला मैंने बोला कम हियर, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है वर्ब। वर्ब होना जरूरी है, सब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अब टाइप्स ऑफ वर्ब में चलते हैं, जो आज मेन टॉपिक था। क्लियर है। अब यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो। जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसी के आगे मैं और चलता हूँ, आगे मैं बताता हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के काइंड्स मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे, कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं मैंने बता ही दिया था, ठीक है। एक तरफ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ मेन वर्ब। मेन वर्ब में मैंने बताया फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट में सबसे पहले क्या आता है, ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सिंपल से शब्दों में मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, सॉरी, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ये तो क्लियर हो गया। वो ऑब्जेक्ट दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, इनडायरेक्ट भी। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी मीनिंग अफेक्ट हो जाएगी, उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकती हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसकी मीनिंग अफेक्ट करेगी, वो क्लियर अर्थ नहीं देगी, उसकी मीनिंग स्पष्ट नहीं होगी, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, वो नॉट क्लियर रहेगा। मैंने बोला सॉरी, अ वर्ब दैट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक वर्ब जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो किसी a verb that has a direct object to complete the sentence is transitive verb। एक वर्ब जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। एक वर्ब जिसका डायरेक्ट सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। आ ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हें पता है कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है,
वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक मिनट इसको यहाँ, हाँ मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के डज नॉट कन्वे अ क्लियर मीनिंग, ये मैंने अभी बताया था कि बिना ऑब्जेक्ट के उसकी मीनिंग जो रहती है वो अनक्लियर रहती है, एब्स्ट्रूस रहती है, समझ में आया, उसको समझ नहीं पाओगे। जैसे उसने क्वेश्चन लिखा ही क्लियर्ड, अब तुम्हें पता ही नहीं क्या क्लियर किया गया। द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट डिड ही क्लियर, उसने क्या क्लियर किया। अब देखो ही क्लियर्ड, क्वेश्चन तो बोला गया ही क्लियर्ड, लेकिन अब क्वेश्चन उठेगा क्या कि क्या क्लियर किया। नो वन नोज द आंसर, किसी को आंसर नहीं पता है कि उसने क्लियर क्या किया। देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। व्हाट ही क्लियर, उसने क्या क्लियर किया। द मीनिंग बिकम्स क्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एडेड, ट्रांजिटिव वर्ब में मीनिंग तभी क्लियर होगी जब वहाँ पे क्या ऐड कर दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग तभी क्लियर होगी जब वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया सबको। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा ही क्लियर द एग्जाम, अब देखो ही क्या था, सब्जेक्ट, द एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब उसने क्या क्लियर किया, एग्जाम क्लियर किया। अब जानकारी दे दी गई तो ये कैसा ऑब्जेक्ट था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। कैसा ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ तभी कंप्लीट होगा जब वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, और सारी चीजें मैं बताता हूं। अब देखो क्या लिखा, ट्रांजिटिव वर्ब, एक मिनट, आ ट्रांजिटिव वर्ब क्या बोला गया, मे टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकती हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन टू हुम फॉर हुम द एक्शन इज कैरिड, मतलब जिसके लिए वो एक्शन हुआ हो, जिसके लिए वो एक्शन हुआ हो। जैसे वह जिसके लिए या जिस पर कोई काम, जिसके लिए या जिस पर कोई काम हुआ हो, जिसके लिए, वो वहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब देखो क्या बोला गया, ही बॉट हर आ केक, तो ये तो सेंटेंस का सीक्वेंस ही गलत। ही बॉट हर, उसने उसे खरीदा, नहीं खरीदा भैया। ही बॉट अ केक फॉर हर, तो यहाँ पे हर कैसा ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। उसने केक खरीदा, लेकिन किसके लिए खरीदा, उसके लिए, फॉर हर, तो यहाँ पे हर क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अगले में सी इज रीडिंग ग्रैंड मदर, अब वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं है, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस इसमें ये था। अब देखो क्या लिखा है, सी इज रीडिंग द न्यूज, वो क्या पढ़ रही, न्यूज पढ़ रही, किसके लिए, जिसके लिए, वो होता है इनडायरेक्ट, किसके लिए, ग्रैंड मदर के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। पहले में हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और दूसरे में ग्रैंड मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्लियर हो गया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसे हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। और बिना ऑब्जेक्ट के जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी मीनिंग कभी क्लियर नहीं होगी, उसकी मीनिंग कभी स्पष्ट नहीं होगी, उसकी मीनिंग हमेशा अफेक्ट होगी अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो अब चलते हैं आगे, चीज़ों को और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सी लैंग्वेज में जैसे मैंने ट्रांजिटिव बताया था कि ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऐसी वर्ब जिनमें फर्क ना पड़े ऑब्जेक्ट का, जिसमें ऑब्जेक्ट से कोई फर्क ही ना पड़े, बिना ऑब्जेक्ट की भी जिसकी मीनिंग क्लियर रहे, जिसकी मीनिंग ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के अफेक्ट ना हो, बिना ऑब्जेक्ट के जिसके अर्थ में कोई प्रभाव ना पड़े, जो जिसकी मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के भी क्लियर रहे, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। हिंदी में इसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। देखो पहले उसको बोलना है सकर्मक, जिसमें सकर्मक काम करने वाला होना चाहिए, सा मतलब साथ में, क्लियर है, और उसको इसको बोलते हैं आकर्मक, मतलब साथ में नहीं होना चाहिए काम करने वाला। तो जहाँ पे काम करने वाला साथ में होगा तो उसे सकर्मक क्रिया, जहाँ नहीं होगा उसे आकर्मक क्रिया। क्लियर हो गया, सकर्मक क्रिया और आकर्मक, इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो क्या लिखा, वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, एक वर्ब जो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो अपनी मीनिंग स्पष्ट करने के लिए, अपना
अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एक वर्ब जिसको अर्थ क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। विदाउट एन ऑब्जेक्ट द मीनिंग इज नॉट अफेक्टेड, बिना ऑब्जेक्ट के उसके मीनिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका अर्थ प्रभावित नहीं होता है। जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो जल्दी से लाइक के बटन दबा दो। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल्स क्या लिखा है, सी स्माइल्स, वह हंसती है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि वह कैसे हंसती है, कहाँ हंसती है, अब तो सेंटेंस क्लियर हो गया, सी स्माइल्स। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। कौन भौंक रहा है, कैसे भौंक रहा है, इट डजेंट मैटर। देयर प्लेन हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ, उड़ गया, पता ही नहीं चला। तो लिखा भी है स्माइल्स इज बार्किंग हैज टेकन ऑफ आर इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। एक एग्जाम्पल और लिखा है, क्या लिखा है, द विलेजर्स कॉट अ लायन। अगर क्वेश्चन होता द विलेजर्स कॉट, गांव वालों ने पकड़ा, तो तुम लोग बोलते किसे पकड़ा। क्लियर है? तो यहाँ पे मीनिंग इनकम्प्लीट थी, इसी वजह से वहां क्या डाल दिया गया, आ लायन। तो जो कॉट था वो क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब। जो कॉट था वो ट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन आगे क्या बोला गया, बट इस्केप्ड, किसे कैसे कुछ नहीं, बट इस्केप्ड दिस मॉर्निंग, वह भाग गया, या इस सुबह वह भाग गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, चिंता हो, समस्या हो, विपत्ति हो, आपदा हो, तो जल्दी से वो बता सकता है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमेशा क्या लेती हैं, नहीं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको क्या बोलोगे, इंट्रांजिटिव। जैसे अबाउंड, अबाउंड मतलब कोई चीज़ भरी हुई है, फिल। क्लियर है? अराइव पता ही है, ब्लूम मतलब खिलना, फ्लावर खिलते हैं। कम तो पता ही है, कफ भी पता है, क्राई भी पता होगा, डांस भी पता होगा, डाई भी पता होगा। तो ये सारी कैसी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनको कभी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लाई भी पता होगा, लिंगर भी पता होगा। लिंगर का मतलब होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन। क्लियर है? तो ये सारी कैसी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑकर भी पता होगा, पॉज भी पता होगा, प्रे, रेन, रिमेन, राइज। एग्जिस्ट भी पता है, एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता है। फेंट मतलब मूर्छित होता है, बेहोश होता है। फॉल भी पता होगा, गैलअप पता होगा, गो पता होगा, हेजिटेट, लॉफ, एक मतलब दर्द, जो पेन होता है, तुम लोगों को हेड एक होता है ना। सिट, स्लीप, स्नीज, टॉक, थ्राइव, यॉन, ये सारी वर्ब कैसी हैं, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और पिछले 10 सालों में जो पेपर में आई हैं यही सारी वर्ब है इंट्रांजिटिव की। क्लियर है? जाके एसएससी के सारे पेपर्स देख लेना जाके। तो मैंने सारी इंट्रांजिटिव वर्ब लिखवा दी जो तुम्हारे पेपर में आती हैं। और तुम्हें पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया? लिखा भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, उनको वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी तुम्हें पता होगा। एक मिनट, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो क्या नहीं लेती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। द वर्ब्स आर टिपिकली फॉलोड बाय अ फ्रेज, वो किससे फॉलो होती हैं, फ्रेज से, किसी भी फ्रेज से। वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, वो एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, हिज बैक गार्डन, उसका जो पीछे का गार्डन था, बाउंस भरा हुआ है, किससे भरा हुआ, विद वीड्स। तो देखो वीड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, ये प्रेपोजिशन के साथ आया है। तो ये कैसी फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगले क्वेश्चन में आया, दे अराइव एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट भी
प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एज द सन राइजेस, तो यहाँ पे अराइव क्या था, इंट्रांजिटिव। राइज क्या था, इंट्रांजिटिव। अबाउंड्स क्या था, इंट्रांजिटिव। अब जैसे इस क्वेश्चन में व्हाइल द पेरेंट्स आर प्रेइंग, मैंने अभी लिखवाया, प्रे आ जाए, क्राई आ जाए, ये सब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन भी लिखा है व्हाइल द पेरेंट्स आर प्रेइंग, जब पेरेंट्स क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। तो जब पेरेंट्स प्रार्थना कर रहे थे, बच्चा रो रहा था। तो यहाँ भी देखो कैसे रो रहा था, कौन, जैसे ये सब कुछ आया ही नहीं। जब इस तरह के सवाल नहीं आएंगे तो उसे इंट्रांजिटिव बोलते हैं, या जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। या जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी उन्हें क्या बोला जाता है, इंट्रांजिटिव बोला जाता है। जल्दी से बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो बता दो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो हमारी समझ से सबको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त आ गया होगा, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है, इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या जानकारी आ सकती है, ये सारी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।